एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से है। आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम आधुनिक काल को कंप्लीट कराइए, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैथिली शरद गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? पंडित रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये DTSP PGT में पूछा गया था क्वेश्चन, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी बताइए। तो दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्र कवि मैथिली शरद गुप्त ने अपना साहित्यिक गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया, मैथिली शरद गुप्त ने अपना साहित्यिक गुरु किसे माना था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब गुप्त जी की एक रचना काफी पूछी जाती है कि साकेत महाकाव्य किसकी रचना है। साकेत महाकाव्य किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो साकेत महाकाव्य है ये मैथिली शरद गुप्त की रचना है। अगर इसकी सन की बात करें तो इसकी सन है 1931। सन जरूर याद रखा कीजिए, क्योंकि सन से क्वेश्चन बनते हैं, अभी तक बने हैं। कोई काफ़ी सन पूछी गई है, किसी में सन नहीं पूछी जाती है, लेकिन अगर आप सन से याद रखोगे तो आपका ज़्यादा तैयारी है, ज़्यादा चांस है आपके सिलेक्शन के। तो बताइए, अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि साकेत रचना की मूल प्रेरणा किससे मिली है? मैथिली शरद गुप्त को साकेत महाकाव्य की मूल प्रेरणा किससे मिली है? तो आपको याद रखना, जो इन्हें मूल प्रेरणा मिली थी ये सरस्वती पत्रिका 1908 से मिली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरद गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम है? रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी साकेत, भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी साकेत, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, पंचवटी, पंचवटी, रंग में भंग, भारत भारती या साकेत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको सन याद होगी तो आपका ये क्वेश्चन सही जाएगा, इसलिए मैं बोलती हूँ आपको सन जरूर याद रखिए। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको बता दें, जो रंग में भंग है इसकी सन है वो है 1909। अगर भारत भारती की बात करें तो इसकी जो सन है वो है 1912। पंचवटी की बात करें तो इसकी सन है 1925 और साकेत की मैंने अभी हाल आपको बताई थी 1931। तो देखिए इसमें सन काम करी, इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर आपको सन याद है तभी आप अगला क्वेश्चन कर पाओगे। ये हरियाणा TGT, DTSP PGT और UP TGT में पूछा गया था क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सन याद है तो आप क्वेश्चन कर जाओगे, अगर नहीं याद है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर अब बनाने लगा है इसी वजह से, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और नौकरियां कम है। ऐसी क्वेश्चन बनेगा तभी निकल पाएंगे। अगर वो इजी क्वेश्चन बना देगा तो सभी सिलेक्शन हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में कमेंट में जरूर बताना कि आज की क्लास आपको मेरी कैसी लगी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरद गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ज्ञ प्रसाद शुक्ल, सनई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी DTSP PGT और UP TGT में पूछा गया था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि मैम सभी बोल देती है इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। मैं सन भी बता रही हूँ, आप प्रीवियस ईयर खोल के देखिए, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये DTSP PGT मेल 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो देख लेना आप अपना प्रीवियस ईयर उठाना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं जितने भी क्वेश्चन बताती हूँ आपको इम्पोर्टेंट ही बताती हूँ। हाँ जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बस आप लोगों से एक नाराज़गी जरूर रहती है कि आप लोग मुझे कमेंट में ये नहीं बताते हो कि क्लास मेरी कैसी लगती है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जगन्नाथ दास रत्नाकर है जो, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने द्विवेदी युग के एक ऐसे कवि थे
जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना काव्य करके भी पूछ सकते हो, अपना पूरा काव्य करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपका आंसर है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर ही होगा अगर द्विवेदी युग से क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी नामक ग्रंथ काव्य के रचयिता ऋषि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी या सोहन लाल द्विवेदी। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये DSSB PGT मेल में पूछा गया था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हल्दी घाटी नामक ग्रंथ काव्य के रचयिता ऋषि का नाम है। तो दोस्तों आपको याद रखना, हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता जो है वो है श्याम नारायण पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब श्याम नारायण पांडे की एक रचना, जो एक तो हल्दी घाटी पूछी जाती है, एक इनकी और पूछी जाती है जो हर, ये भी काफ़ी पूछी गई है, तो आपको याद रखना इसका भी राइट आंसर होगा श्याम नारायण पांडे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था। उर्मिला को महत्व देना, देश प्रेम, राम कथा का चित्रण या रहस्य का वर्णन। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपको याद रखना, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था वो था उर्मिला को महत्व देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। साकेत किसकी रचना है, अभी हाल मैंने आपको बताया था, मैथिली शरण गुप्त की। किसकी रचना है, गुप्त जी की, हमारे गुप्त जी की ये रचना है। तो आपको याद रखना, साकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। ये पेपर में पूछा गया कि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति कौन सी है, तो आपको याद रखना वो है साकेत। मैंने क्या बताया, जो साकेत रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। और साकेत रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था, उर्मिला को महत्व देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितने भी पॉइंट बताती हूँ अपने कॉपी जरूर लेकर बैठा कीजिए, उसमें जरूर लिखा कीजिए, ये सभी पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अब अगर मैथिली शरण गुप्त की अन्य कृतियों की बात करें तो रंग में भंग, मैंने पहले आपको क्वेश्चन में भी बताई थी, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, साकेत। यशोधरा भी इनकी बहुत पूछी जाती है, यशोधरा। वैसे मैंने रचनाओं की क्लास जरूर पढ़ाई है, तो आप वो क्लास को जरूर देखें जिसमें आपको सारी रचनाएं पेपर में जो पूछी जाती हैं वो मैंने कराई हैं। फिर भी आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा। एक झंकार और पूछी जाती है कि झंकार कृति किसकी है, तो आपको याद रखना ये किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है, जिन्हें हम राष्ट्र कवि भी बोलते हैं। आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त को हम राष्ट्र कवि कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरगांव झांसी में किस कवि का जन्म स्थान है। मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम कुमार वर्मा या राम नरेश त्रिपाठी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था, तो बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से। दोस्तों आपको याद रखना, मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में 3 अगस्त कब हुआ था, 3 अगस्त 1886 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म MP में हुआ था। कब हुआ था, 1897 में। अगर हम राम कुमार वर्मा की बात करें तो इनका जन्म भी MP में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में, 1905 में। और राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सुल्तानपुर में हुआ था। कब हुआ था, 1889 में। ये लिख लेना अपने नोट्स में, याद रहेगा। बालकृष्ण शर्मा का जन्म कब हुआ था, 1897 में हुआ था, 8 दिसंबर 1897। राम कुमार वर्मा की बात करें तो 15 सितंबर 1905। और राम नरेश त्रिपाठी की बात करें तो 4 मार्च 1889। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट्स में लिखिए जरूर। मैं जितने भी बता रही हूँ एक क्वेश्चन में मैं कुछ अलग अलग चीज़ें बताती हूँ जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। समझ लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाती हूँ। मैंने क्या बताया, चिरगांव झांसी में किस कवि का जन्म हुआ था, मैथिली शरण गुप्त का हुआ था। कब हुआ था, 3 अगस्त 1886 में। बालकृष्ण शर्मा का जन्म कब हुआ था, MP में हुआ था। सन की बात करें तो 1897 है। राम कुमार वर्मा, इनका जन्म भी MP में हुआ था, 1905 में।
और अगर राम नरेश त्रिपाठी की बात करें तो इनका जन्म सुल्तानपुर में हुआ था 1889 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, किस कवि की पंक्तियां हैं, श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। ये भी DSSB PGT 2021 में पूछा गया था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये NVS PGT में भी पूछा गया था और यूपी में तो पूछा ही गया था। बताइए हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, किस कवि की पंक्तियां। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो पंक्ति है ये है मैथिली शरण गुप्त की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति। और किससे ली गई, भारत भारती 1912 से ली गई है, भारत भारती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध सही विकल्प है, छाया विधि कविताएं लिखी, प्रिय प्रवास की रचना, बालकोपयोगी साहित्य लिखा, खड़ी बोली का परिष्कार किया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। ये DSSB TGT फीमेल में पूछा गया था 2021 में। बताइए कौन सा विकल्प सही नहीं संबंध में सही विकल्प है, बताइए। दोस्तों आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, खड़ी बोली का परिष्कार किया। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इनका जन्म से बनता है। तो इनका जन्म 1864 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए अपने नोट्स में, इधर जगह नहीं है वरना मैं लिख देती। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। अब द्विवेदी जी से एक क्वेश्चन बनता है कि द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली के सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। ये पेपर में पूछा गया था कि किसने दी थी वकालत की थी, तो किसने की थी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपने नोट्स में लिखिए, द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। ये डायरेक्ट पेपर में ऐसे पूछा गया था कि किसने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। तो इसका राइट आंसर क्या था, हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समालोचना दर्श के शीर्षक एस्ने एन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र जगन्नाथ दास रत्नाकर या रमेश कुंतल मेघ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये UGC नेट में पूछा गया था क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, और NBS PGT में पूछा गया था। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है। बताइए जल्दी से। दोस्तों आपको याद रखना समालोचना दर्श के शीर्षक एस्ने ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, वैदेही वनवास, जॉर्ज वंदना, बाल विधवा, भारत दान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी NBS PGT में पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो वैदेही वनवास है ये श्रीधर पाठक द्वारा रचित रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब ये श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है तो किसके द्वारा रचित है, मैंने अपने पोल में भी आपको बताया था ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वैदेही वनवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की। हरिओध करके भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी रचना है वैदेही वनवास, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। इंपॉर्टेंट रचना है, पेपर में काफी बार ये पूछी गई है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए।
और उससे भी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, मुझे कुछ आइडिया नहीं लगता कि आपको कैसी क्लास लाएं। कुछ लोग कहते थे, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया मैम आधुनिक काल कराई है, तो मैं आधुनिक काल के आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए मैम इस टॉपिक पे मेरे क्लास कराई है, तो मैं उस टॉपिक पे आपको क्लास कराऊंगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियोध के प्रिय प्रवास माघ काव्य में सर्गों की संख्या है 17, 21, 19 या 23? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आपके सामने ये 15-20 मिनट की क्लास होती है, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है मेरी, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए सब्सक्राइब करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हरियोध के प्रिय प्रवास माघ काव्य में सर्गों की संख्या क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो हरियोध का महाकाव्य प्रिय प्रवास, इसमें सर्गों की संख्या की बात करें तो इसमें सर्गों की संख्या 17 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, वियोगी हरि, दुलाल लाल भार्गव, अंबिका दत्त व्यास। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों मैंने रचनाओं की क्लास आपको पढ़ाई है, वो क्लास को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। आप पढ़ोगे आपको मजा आ जाएगा क्लास पढ़ के, मैं आपको गारंटी देती हूँ। बस एक बार क्लास को पढ़िए जरूर। और मैंने वो सभी रचनाएं आपको कराई हैं जो पेपर में पूछी गई हैं। तो बताइए प्रेम शतक के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो प्रेम शतक के रचनाकार है वो है वियोगी हरि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा दोस्तों, वियोगी हरि ना लिखे और लिखा हरि प्रसाद, क्या लिखा होगा बताइए, हरि प्रसाद द्विवेदी, तब भी आपको यही लगाना। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है, वियोगी हरि या हरि प्रसाद द्विवेदी। ये दोनों ऑप्शन में दिए गए थे, अलग अलग एग्जाम में, मतलब एक ही एग्जाम में नहीं, एक एग्जाम में दिया गया था प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि और एक में दिया गया था प्रेम शतक के रचनाकार हरि प्रसाद द्विवेदी। तो वियोगी हरि, हरि प्रसाद द्विवेदी जो भी लिखा हो, आपको प्रेम शतक के रचनाकार इन्हीं दोनों में से बताने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता है कुतुबन, सिया राम शरण गुप्त, गुरु भक्त सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग आजकल सही बताते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना, नूरजहां प्रबंध काव्य के जो रचयिता हैं वो है गुरु भक्त सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। गुरुकुल, रंग में भंग, साकेत या पंचवटी। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी साकेत। मैंने क्या बताया, साकेत प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि पंचवटी उर्मिला की उपेक्षिता न रह जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको एक क्वेश्चन बताना कि साकेत किसकी रचना है। तो दोस्तों आपको याद रखना, साकेत, गुरुकुल, पंचवटी और रंग में भंग, ये चारों रचनाएं किसकी हैं, जल्दी से बताइए। आपको याद रखना, ये जो चारों रचनाएं ये हैं मैथिली शरण गुप्त की, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये पेपर में बहुत पूछी गई। आपको याद रखना, गुरुकुल, रंग में भंग, साकेत और पंचवटी, ये किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, और मुझे ये जरूर बताना कल जो मैंने मैराथन क्लास तक पढ़ाई थी आपको, वो क्लास कैसी लगी। ऐसी क्लास हमेशा हर संडे को रखे। आप लोग मुझे कमेंट करना कि जो मैराथन क्लास मैंने रखी थी इस संडे को, ऐसे ही हर संडे को एक मैराथन क्लास रखें या ना रखें। और साथ में ये जरूर बताना कि आधुनिक काल के मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए हैं, कुछ रह गए हैं, अगर आप लोग बताओगे तो मैं इसे आधुनिक काल को कंटिन्यू रखूंगी, वरना कोई और टॉपिक उठाऊंगी हिंदी का, साहित्य का, और उसके क्वेश्चन कराऊंगी। तो मुझे बताना, आधुनिक काल बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके काफी क्वेश्चन है,
मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन जितने बनने थे वो मैंने करा दिए, थोड़े बहुत बचे हुए हैं, अगर आप लोग बताओगे तो मैं आगे वो कंटिन्यू करूंगी। तभी इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा? हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक है वो माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओद या मैथिली शरण गुप्त? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, वैसे मैंने रचनाओं की आपको क्लास पढ़ाई हुई है, तो वो क्लास जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें जितनी भी रचना इंपॉर्टेंट थी मैंने सभी पढ़ाई हैं, तो अगर वो क्लास देख ली तो मुझे नहीं लगता फिर आपकी कोई भी रचनाएं छूटेंगी। हाँ जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है एकांतवासी, तो जल्दी से बताइए इसके रचयिता कौन है? काफी बार मैंने अपने क्वेश्चन में ये कराई है आपको। तो दोस्तों आपको याद रखना, एकांतवासी योगी के जो रचयिता है वो है श्रीधर पाठक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट रचना इनकी, बहुत बार पूछी गई है, मैंने अपने पोल में भी आपको कराई थी, उसमें देखा कीजिए। जो मैं पोल डालती हूँ डेली वो क्लास वो जरूर सॉल्व किया कीजिए, उसमें मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ कि अगर इसका आंसर ऐसे सही है तो क्यों है, तो वो जरूर सॉल्व किया कीजिए, वो पेपर में सभी पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और मुझे कमेंट में बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, अगली क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हो और आपको किस पोर्शन में दिक्कत हो रही है। मुझे जरूर कमेंट करना कि आपको इस टॉपिक पे इस पोर्शन में दिक्कत हो रही है, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर लेके आऊंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या इलाहाबाद? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, द्विवेदी युग में जो समस्या पूर्ति का जो केंद्र था वो था कानपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, DT प्लस भी पीजीटी टीजीटी में भी पूछा गया, झारखंड में पूछा गया है और KBS पीजीटी में पूछा गया। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर अपने नोट्स बनाते हो नोट में जरूर लेकर बैठा कीजिए, और जो मैं अलग से आपको पॉइंट बताती हूँ वो लिखा कीजिए, ये सभी पेपर में पूछे गए होते हैं। एग्जामिनर का कोई भी भरोसा नहीं है वो क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छे से है तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो क्लास को अच्छे से पढ़ा कीजिए, किसी भी क्लास पढ़िए, मेरी नहीं, आप जिस चैनल से पढ़ते हो उससे पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, अपने पॉइंट अच्छे से क्लियर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? राम नरेश त्रिपाठी, बद्री नारायण प्रेमधन, श्रीधर पाठक या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? जल्दी से बताइए। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। एक क्वेश्चन बनता है कि हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है, ये बहुत पूछा जाता है कि हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है, तो किसने कहा था? तो दोस्तों आपको याद रखना, गणपति कौन, गणपति चंद्र, हाँ जी, क्या नाम था इनका पूरा नाम? गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा। ये बहुत पूछा गया कि किसने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है या किसी आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है, तो आपको याद रखना वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और अगर ये पूछ दिया जाए कि किसने कहा है, तो आपको याद रखना गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। एक हरिओद की जो रचना है वो बहुत पूछी जाती है, वो रचना का नाम है प्रिय प्रवास। ये भी मैंने अपने पोल में आपको कराई है, आपने देखा होगा अगर सॉल्व करते हो डेली। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो हरिओद कृत प्रिय प्रवास रचना है वो किस भाषा में है, तो आपको याद रखना इसकी भाषा भी बहुत पूछी जाती है। आपको याद रखना ये है खड़ी बोली में। किस भाषा में?
खड़ी बोली में। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आपको याद रखना, जो प्रिय प्रवास है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये क्वेश्चन बना है पेपर में कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो प्रिय प्रवास को माना जाता है। और ये किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। भाषा कौन सी है, खड़ी बोली। मैंने आपको क्या बताया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। और एक क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, अभी क्या बताया था, गणपति चंद्र गुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। पेपर में बना ये क्वेश्चन पूछा गया था, टीजीटी में ही पूछा गया है कि आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना, आधुनिक काल का सूरदास हरिऔध को किसने कहा है, गणपति चंद्र गुप्त ने। और हरिऔध की एक रचना है प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली में लिखी गई है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट तथा डेस्ट्रेट ब्लेज का हिंदी अनुवाद किसने किया, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमधन या शीतल पाठक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट से कर रहे हो, अगर आपकी क्लास में आपके पेपर में हिंदी है तो ये क्वेश्चन बनते हैं। और मैं जितने भी क्वेश्चन अभी कराए आपको आधुनिक काल के, ये सभी प्रीवियस पेपर कराए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो डेली, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ अगर आधुनिक काल से क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने सभी एग्जाम की करा दी। और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, वही तो है, सिलेबस वही है, तो क्वेश्चन भी वही होंगे। कितना घुमाएगा एग्जामिनर। अगर आपने पढ़ा है, मैं एक एक क्वेश्चन में इतने आपको पॉइंट बता देती हूँ कि आपका अगर पूछा भी जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ अगर आप मेरी क्लास को ध्यान से पढ़ते हो। तो जल्दी से बताइए, गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट तथा डिटेक्टिव ब्लेज का हिंदी अनुवाद किसने किया था, जल्दी से बताइए। हाँ जी, किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक। किसने किया था, श्रीधर पाठक ने। अब आपको याद रखना, जो हरमिट है इसका अनुवाद किसमें किया था, किसमें किया था, एकांत वासी, एकांतवासी योगी। अभी मैंने आपको पढ़ाया था एकांतवासी योगी। हाँ जी, इसका हरमिट में अनुवाद किया गया था। और जो है दिस ट्रेड ब्लेज है, इसका अनुवाद किसमें किया गया था, उजड़ ग्राम में। किसमें किया गया था, उजड़ ग्राम में। आपको याद रखना, ये पेपर में पॉइंट पूछे जा सकते हैं, अभी तक नहीं पूछे गए, लेकिन हाँ उम्मीद है कि पूछे जा सकते हैं आगे, तो आपको ये पॉइंट याद रखने होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, मुकुटधर पांडे, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद या रामकृष्ण दास। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया वो किया मुकुटधर पांडे ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या हरिऔध। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर है, क्या है, ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। मैंने क्या बताया, साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती की रचना का उद्देश्य है अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना या इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या है भारत भारती की रचना का उद्देश्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ एक दो एग्जाम में बराबर ये पूछे ही गए हैं, तो जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, भारत भारती की जो रचना का उद्देश्य है अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना,
भविष्य का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब एक क्वेश्चन बनता है कि मैथिली शरण गुप्त को, पहली बात तो आपको याद रखना, जो भारत भारती रचना है ये है मैथिली शरण गुप्त की। मैंने अपनी रचनाओं वाली क्लास में कराई है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, वो क्लास को पढ़िएगा, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में बना था क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती की रचना की जो मूल प्रेरणा थी वो किस पुस्तक से प्राप्त हुई थी, बताइए। हाँ जी। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती की रचना की मूल प्रेरणा पुस्तक से प्राप्त हुई है उसका नाम है भारत दर्पण। कौन सी पुस्तक है? भारत दर्पण। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? भारत दर्पण से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, ऐसे ही नहीं बताती मैं, जो बताती हूँ वही बताती हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। मैंने क्या बताया? भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है? अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना। और मैंने क्या बताया? मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की जो मूल प्रेरणा है वो भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी एग्जाम में पूछा गया, हरियोध कृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। चौके चौपते, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास या उद्धव शतक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। मैंने क्या बताया? हरियोध कृत प्रिय प्रवास महाकाव्य में संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। अब आपको याद रखना, जो प्रिय प्रवास की सन है, इसे सन से क्वेश्चन बहुत बना कि प्रिय प्रवास की सन क्या है? 1914। अगर इसके सर्ग की बात की जाए कि प्रिय प्रवास में सर्ग कितने हैं, तो आपको याद रखना इसमें है 17 सर्ग। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पेपर में पूछा गया है। अब ये प्रिय प्रवास में इसमें क्या है, तो आपको याद रखना, इसमें भगवान कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। मैंने क्या बताया? प्रिय प्रवास की सन की बात करें तो 1914 है। अगर सर्ग की बात करें तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है। इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त या मैथिली शरण गुप्त। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, किसे मिली है उपाधि? जल्दी से बताइए किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको याद रखना, जो मैथिली शरण गुप्त है ये द्विवेदी युगीन कवि है। मैं ये आपको द्विवेदी युग के क्वेश्चन करा रही हूँ। ये कौन से युग के कवि है? द्विवेदी युगीन। ये भी आपको याद रखना, वरना आप अलग ही लगा दो। तो मैंने क्या बताया, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? मैथिली शरण गुप्त को। और जो मैथिली शरण गुप्त है ये द्विवेदी युग के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, माखनलाल चतुर्वेदी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, बालकृष्ण शर्मा नवीन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, किसने की है ब्रज भाषा में? तो दोस्तों आपको याद रखना, द्विवेदी युग के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर है, जिन्होंने अपनी सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
रत्नाकर से काफी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने काफी बार आपको कराए हैं। एक इनका एक क्वेश्चन बनता है कि रत्नाकर उर्दू में अपनी जो रचनाएं करते थे वो किस नाम से करते थे। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से जकी उपनाम से कविता करते थे। ये बहुत बार पूछा गया कि कौन है जो जकी उपनाम से कविताएं करते थे। एक ऐसे भी क्वेश्चन बना था कि जगन्नाथ दास रत्नाकर अपनी उर्दू में कविताएं किस उपनाम से करते थे। तो आपको याद रखना ये है जकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रत्नाकर की काफी रचनाएं जो पेपर में पूछी जाती है वो मैंने आपको क्लास में कराई हुई है, तो वो क्लास रचना वाली जरूर देखना। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो है हिंडोला। बहुत पूछी गई है कि हिंडोला किसकी रचना है, तो आपको याद रखना जो हिंडोला रचना है वो किसकी है, रत्नाकर की। मैंने क्या बताया, द्विवेदी युग के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिसने अपनी सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से अपनी कविताएं करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयद्रथ बद्ध रचना है प्रसाद की, दिनकर की, निराला की या मैथिली शरद गुप्त की। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या है इसका राइट आंसर। जयद्रथ बद्ध रचना किसकी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो रचना है वो है मैथिली शरद गुप्त की। अब मैथिली शरद गुप्त की कुछ रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसान। अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हो तो आपको ये क्वेश्चन, ये रचनाएं जितने मैं पॉइंट बताती हूँ सभी मिले होंगे। एक पूछी जाती है झंकार, और बाकी आपको ये याद ही होंगी, साकेत, जय भारत, विष्णु प्रिया, यशोधरा। एक द्वापर है, ये भी बहुत पूछी गई है द्वापर। वैसे इनकी रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है। भारत भारती मैंने अभी पढ़ाई थी आपको, रंग में भंग अभी बताई थी मैंने। ये सभी रचनाएं इनकी पूछी ही गई हैं, ये समझ लीजिए इनकी रचनाएं बहुत क्वेश्चन बनती है। अगर द्विवेदी युग से क्वेश्चन बनते हैं तो उनकी रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं। जितनी रचनाएं मैं अलग से बताई हैं जरूर लिख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान राशि में संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाबू गुलाब राय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ज्ञान राशि में संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है। हाँ जी, तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो कथन है ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना। साथ में कमेंट में जरूर बताना कि आज की क्लास आपको मेरी कैसी लगी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरद गुप्त की नहीं है। भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर या पैदई बनवास। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरद गुप्त की नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो मैथिली शरद गुप्त की रचना नहीं है पैदई बनवास है। पैदई बनवास मैथिली शरद गुप्त की रचना नहीं है। अब आप लोग बताइए पैदई बनवास किसकी रचना है। अभी हाल मैंने बताया किसकी रचना है पैदई बनवास, हरियोध की रचना है। किसकी, हरियोध का क्या है, महाकाव्य है ये। पैदई बनवास एक महाकाव्य है, ये भी आपको याद रखना है। पेपर में पूछा गया है कि निम्न में से महाकाव्य है, जिसमें पैदई बनवास ऑप्शन में था। अगर इसकी सन की बात करें कि इसकी सन क्या है पैदई बनवास की, तो इसकी सन कितनी है। जल्दी से बताइए इसकी सन क्या है। 1900 कितनी थी, 41। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने क्या बताया, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरद गुप्त की नहीं है। तो पैदई बनवास है, ये मैथिली शरद गुप्त की रचना नहीं है। ये हरियोध की रचना है। यह पैदई बनवास एक महाकाव्य। और सन की बात करें तो इनकी सन है 1941। बाकी भारत भारती, रंग में भंग और द्वापर ये मैथिली शरद गुप्त की रचनाएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण विरुद्ध उठ पटांग भाषा चारों ओर यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित दिखाई पड़ी थी, इसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या गणपति चंद्र गुप्त। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यह जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो उन्होंने
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए कहा था। तो ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों मैंने आधुनिक काल की पूरी प्लेलिस्ट अलग कर दी है, जिसमें आधुनिक काल की जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर कराए हैं वो आपको अलग मिल जाएंगे। तो आप जाना चैनल पर, प्लेलिस्ट पे सबसे पहले आपको मिल जाएगी आधुनिक काल की, वो प्लेलिस्ट जरूर देखना। बाकी मैं आधुनिक काल के बाद रीतिकाल, आदिकाल जो भी पढ़ाऊंगी उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी। जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे आपको मैं सारे अलग अलग दूंगी, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों की रचयिता है मक्खनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या श्रीधर पाठक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? ये पंक्तियां पेपर में पूछी गई हैं, जितनी मैं आपको आज कराऊंगी पंक्तियां ये सभी पेपर में पूछी गई हैं। जल्दी से बताइए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह जो पंक्ति के रचयिता है वो कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पेपर में काफी बार ये पूछी गई है, अपने नोट पर जरूर लिखना। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताया कीजिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगती है। मैं जो क्लास आपको पढ़ाती हूँ वो क्लास कैसी लगती है, और आप अगली क्लास है वो किस टॉपिक पे चाहते हो मुझे कमेंट किया कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली सरल गुप्त कृत यशोधरा की विधा है, गद्य, चंपू, पद या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कितने एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है कि मैथिली सरल गुप्त कृत यशोधरा की विधा है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको याद रखना, मैथिली सरल गुप्त कृत यशोधरा है, चंपू विधा काव्य का महाकाव्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स अगर बनाते हो तो एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठा कीजिए। जो मैं अलग से पॉइंट आपको बताती हूँ वो जरूर लिखा कीजिए। ये सभी पॉइंट पेपर में बहुत हेल्प करेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, तो आपको ये क्विक रिवीजन होगा सभी का पूरे का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू की गजलें लिखता था? श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा सदर सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों मैंने उपनाम की क्लास बनाई है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में उपनाम से क्वेश्चन बनते हैं, तो उस क्लास को जरूर देखना। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 10-12 मिनट की क्लास है। आपको जितने भी पेपर में उपनाम पूछे जाते हैं वो मिल जाएंगे। अभी तक उस क्लास को 8000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उस क्लास को जरूर देखिएगा। जैसे ही आप मेरे चैनल पर जाओगे सबसे ऊपर आपको वो क्लास मिल जाएगी। हाँ जी, इसका राइट आंसर बताइए, जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था? तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जो जगन्नाथ दास रत्नाकर थे वो जकी नाम से अपने हिंदी कवि उर्दू गजलें लिखते थे। अगर इनकी नाम की बात की जाए तो जगन्नाथ दास इनका नाम था और रत्नाकर इनका उपनाम था। आपको याद रखना, इनका उपनाम क्या था? रत्नाकर था। और ये अपनी जो गजलें थे वो जकी उपनाम से लिखते थे। आपको ये भी याद रखना है, ये अपनी गजलें हिंदी कवि उर्दू में गजलें जो लिखते थे वो जकी उपनाम से लिखते थे। वैसे इनके उपनाम की बात करें तो इनका रत्नाकर इनका उपनाम था। अगर जगन्नाथ दास रत्नाकर की कुछ रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिंडोला, एक पूछी जाती है, कौन सी? हरिश्चंद्र। दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ी आपको समझ में नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी आप मेरे शब्दों को सुना कीजिए और लिखा कीजिए अपने नोट्स में। मैंने क्या बताया, जकी उपनाम से कौन रचनाएं लिखते थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। पर अगर इनके उपनाम की बात की जाए तो इनका नाम था जगन्नाथ दास और इनका रत्नाकर इनका उपनाम था। लेकिन अगर जो गजलों की बात की जाए तो ये जकी उपनाम से लिखते थे। इनकी अगर प्रमुख रचना की बात की जाए तो हिंडोला और हरिश्चंद्र। ये इम्पोर्टेंट रचनाएं पेपर में काफ़ी बार ये पूछी गई हैं।
वैसे मैंने रचनाएं भी आपको पढ़ाई हुई हैं, जितनी भी रचनाएं पेपर में मैंने सभी पढ़ाई हैं, तो उस क्लास को भी देखिए, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, जितनी भी क्लास मैं पढ़ाती हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर आपको कराती हूँ। बाकी मुझे जो लगता है कि अलग से भी पढ़ाना आपको ज़रूरी है, मैं वो भी आपको पढ़ाती हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करना कि आपको मैं किस तरह से पढ़ाऊँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। जयद्रथ वध, साकेत, प्रिय प्रवास, रामचरित, चिंतामणि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ, तो दोस्तों आपको याद रखना, द्विवेदी युगीन रचनाओं में जो जयद्रथ वध है ये महाकाव्य नहीं है। अब आप कहोगे ये महाकाव्य नहीं है तो क्या है, तो आपको याद रखना ये खंड काव्य ग्रंथ है। क्या है, खंड काव्य ग्रंथ। ये क्या है, खंड काव्य ग्रंथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछे गए हैं ये सभी पॉइंट। अब आपको याद रखना, इसके अगर रचयिता पूछे जाए तो इसके रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त। अगर गुप्त जी की और काव्य की पूछी जाए तो साकेत महाकाव्य किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है। और अगर प्रिय प्रवास की बात की जाए तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या है, जयद्रथ वध। मैंने क्या बताया, द्विवेदी युगीन रचनाओं में से जयद्रथ वध महाकाव्य नहीं है, यह एक खंड काव्य ग्रंथ है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। गुप्त जी का साकेत महाकाव्य है। और अब प्रिय प्रवास किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सो सोवत है। किस अवधि सम्राट कवि की रचना है। विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ पाठक, बंशीधर शुक्ला या अदम गोंडमे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो रचना है वो है बंशीधर शुक्ल की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। कल्पना की अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मक, नीति और आदर्श का चित्रण। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो कल्पना का अतिरेक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो अब ये किसकी है, तो आपको याद रखना ये छायावाद की प्रवृत्ति है। क्या किसकी है, छायावाद की क्या है, प्रवृत्ति। अपने नोट में जरूर लिखिएगा मैंने क्या बताया। जो कल्पना का अतिरेक है द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है, ये छायावाद की प्रवृत्ति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य है उद्धव शतक, ब्रजवर्तिका, रामकृष्ण काव्य या श्याम शतक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य है। तो दोस्तों आपको याद रखना, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। पहले तो इनका पूरा नाम याद रखना। पूरा नाम क्या है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रज भाषा काव्य उद्धव शतक है। इसकी सन की बात करें तो इसकी सन है 1970। सन क्या है, 1970। अब आप लोग काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में आओगे कि आप कहती हो उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है। तो हाँ, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है। इसमें ऑप्शन में उद्धव शतक भी है, रसाल की देखो, उद्धव शतक है वो रसाल की रचना है, और उद्धव शतक नाम से एक जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है। तो आपको याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। हमें ऑप्शन के हिसाब से जानना कि ऑप्शन में क्या दिया गया। ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है, बताइए। क्वेश्चन क्या था,
डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य। तो हाँ, जो ब्रजभाषा काव्य की बात की जाएगी तो इधर उद्धव शतक डॉक्टर रमाशंकर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है, जिसकी सन की बात की जाए तो 1970। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी विवादित में भी रहा, लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही टिक करना है। मैंने क्या बताया, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक है। इसकी सन की बात करें, इसकी सन 1970 है। और उद्धव शतक है, ये रत्नाकर की भी रचना है। किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। आप कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों लोगों की रचना है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। दो लोग एक जैसी रचना लिख सकते हैं, तो आपको ये नहीं लगना कि अरे नहीं, नाम एक सा था, उद्धव शतक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह जो विचार है वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? जय भारत, द्वापर, विष्णुप्रिया या मानसी? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हिंदी यही है और यही क्वेश्चन बनते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, यही हिंदी है और यही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो मानसी है ये मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब आप लोग कहोगे ये मैथिली शरण गुप्त का नहीं है तो ये किसका है? तो आपको याद रखना, ये जिसके जो रचयिता है वो है राम नरेश, क्या नाम था इनका? नाम राम नरेश त्रिपाठी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना। मैंने क्या बताया, जो मानसी मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है, मानसी काव्य ग्रंथ के रचयिता है वो है राम नरेश त्रिपाठी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाय है, यह किस कवि ने कहा? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, दिनकर या हरिओत? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? क्या क्वेश्चन है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव, यह किस कवि ने कहा है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, आपको याद रखना, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है और जो अगली क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हो मुझे कमेंट करना। बाकी आप किस तरह से क्लास पढ़ना चाहते हो ये भी मुझे कमेंट कीजिए। आप जो कमेंट करोगे उस हिसाब से मैं अगली क्लास लेके आऊँगी। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आप जो टॉपिक बताओगे मैं सारे टॉपिक आपको हिंदी के कराऊंगी, बस आप लोग कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।